भाई साहब, अपने बेटे के लिए एक शर्ट खरीदनी है। आपके बेटे की उम्र कितनी है? यही कोई 12 वर्ष। उसको 32 साइज की कमीज आएगी। ये लीजिए। श्रीनगर में पिछले 20 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सबसे अधिक बर्फ पड़ी है, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इन सभी तथ्यों को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। अर्थात सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें तथ्यों को अंकों के रूप में नापा जाता है, जिसमें आंकड़ों द्वारा भूतकाल के अनुभवों का संग्रह एवं तुलना करके उनके आधार पर भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण करना है। सांख्यिकी का मुख्य आधार आंकड़े हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा और गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा। वो आंकड़े जिन्हें प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं इकट्ठा करता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यदि प्रयोग करने वाला व्यक्ति आंकड़े स्वयं इकट्ठे न करके किसी संस्था द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों का प्रयोग करता है, तो उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। ये सभी आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हिग्स ने भी कहा है, वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं। अव्यवस्थित रूप में वे मृत समान होते हैं, अतः उन्हें ऐसे रूप में रखना आवश्यक है जिससे कि वे सरलता से समझ में आने योग्य हो जाएं तथा उनकी मुख्य विशेषताएं आसानी से समझ आ जाएं। ये कार्य वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इस विधि के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों को किसी एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत की जनसंख्या को शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा, संख्यात्मक वर्गीकरण यानी संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत
उन आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है जो कि ऊंचाई, भार, प्राप्तांक से संबंधित आंकड़े हैं। यदि हम कुछ आंकड़े इकट्ठे करें और उन्हें अव्यवस्थित रूप से ही किसी को दे दें, तो कम आंकड़े होने के बाद भी उसे न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक ज्ञात करने में अधिक समय लगेगा। यदि इन्हीं आंकड़ों को हम आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करके देते हैं, तो उसे न्यूनतम या अधिकतम अंक ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्तांक हैं 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर हम देखते हैं कि न्यूनतम अंक 25 तथा अधिकतम अंक 95 है। आंकड़ों के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को आंकड़ों का परिसर यानी रेंज कहते हैं। यहाँ पर परिसर 95 घटा 25 बराबर 70 है। यदि आंकड़ों की संख्या अधिक हो तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने में भी ज्यादा समय लग सकता है। जैसे जहां एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में 100 अंकों में से प्राप्त किए अंक इस प्रकार हैं। इस स्थिति में प्राप्त अंकों को मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। बारंबारता से तात्पर्य है कि कोई अंक कितनी बार आया है, अर्थात एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति की संख्या को बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ 3 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात 70 की बारंबारता 3 है। इसी प्रकार अंकों की बारंबारता एक सारणी में लिखते हैं। इस प्रकार की सारणी को बारंबारता सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या और अधिक हो तो अंकों का वर्गीकरण वर्ग अंतराल के अनुसार करते हैं। जैसे यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हों तथा गणित के पेपर में विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंकों का वर्गीकरण करना हो, तो उसे हम वर्ग अंतराल द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए 50 में से प्राप्त अंकों को 10-10 के अंतर पर 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे कि 0 से 10 तक 11 विद्यार्थी, 10 से 20 तक 12 विद्यार्थी, 20 से 30 तक 15 विद्यार्थी, 30 से 40 तक 10 विद्यार्थी, 40 से 50 तक 2 विद्यार्थी। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता
बंटन सारणी यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इस सीमाबद्ध समूह में से प्रत्येक को वर्ग या वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की पहली यानी छोटी सीमा को निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट तथा दूसरी यानी बड़ी सीमा को उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट कहते हैं। इस उदाहरण में पहले वर्ग 0 से 10 में 0 निम्न वर्ग सीमा है तथा 10 उच्च वर्ग सीमा है। निम्न वर्ग सीमा को L1 तथा उच्च वर्ग सीमा को L2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार या वर्ग माप यानी क्लास साइज कहते हैं। इस उदाहरण में वर्ग 10 से 20 का वर्ग माप 20 घटा 10 बराबर 10 है। इस प्रकार वर्ग विस्तार या वर्ग माप बराबर हुआ उच्च वर्ग सीमा घटा निम्न वर्ग सीमा। किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा के बीच के बिंदु को मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहते हैं। ये किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा के योग को 2 से भाग देने पर ज्ञात हो जाता है। इस सारणी में वर्ग 20 से 30 का मध्य बिंदु बराबर होगा 20 जमा 30 बटा 2 बराबर 25। इस प्रकार मध्य बिंदु बराबर निम्न वर्ग सीमा जमा उच्च वर्ग सीमा बटा 2। संख्यात्मक वर्गीकरण अर्थात वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ग अंतरालों की संख्या। वर्ग अंतरालों की संख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक। वास्तव में यह संख्या इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि आंकड़ों का वितरण ठीक प्रकार से हो सके। वर्ग माप का लगभग अनुमान हम निम्न प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग माप बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा घटा सबसे छोटा आंकड़ा बटा वर्गों की संख्या। वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। सबसे छोटे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और सबसे बड़े वर्ग की उच्च वर्ग सीमा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी आंकड़े इनके अंदर समावेशित हो जाएं। आवृत्तियों का विन्यास। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति 0 हो तो उसके सम्मुख आवृत्ति 0 लिख देनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत बारिश होने से बाढ़ आ गई। वहां पर एक व्यक्ति अपने को गणित का पूर्ण जानकार समझता था। उसने अपने परिवार समेत गांव छोड़ने का फैसला लिया। अपनी पत्नी तथा बच्चों समेत जब वो नदी पार करने लगा तो नदी के पानी का उफान देखकर ठिठक गया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया।
उसने पहले नदी की गहराई का अंदाजा लगाया। उसे अपनी तथा अपने पूरे परिवार की लंबाइयां पहले से ही ज्ञात थी। उसने सारी लंबाइयां जोड़कर परिवार के सदस्यों की संख्या से भाग देकर लंबाई का औसत निकाला। उसने पाया कि औसत लंबाई नदी की गहराई से अधिक थी। प्रसन्नता में भरकर उसने पूर्ण आत्मविश्वास से अपने सभी बच्चों को नदी पार करने को कह दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके कुछ बच्चे डूब गए। उस व्यक्ति ने बच्चों के डूबने का दोषी औसत को माना, परंतु वास्तव में डूबने का असली कारण उस व्यक्ति का गणित में अधूरा ज्ञान था। केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य संख्याएं सकेंद्रित होती हैं। यह प्रवृत्ति सांख्यिकी माध्य में होती है। सांख्यिकी माध्य की विशेषता यह होती है कि वो पूरे समूह की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। वो ना तो अधिकतम होती है न न्यूनतम हो सकती है। अतः वह पूरे समूह के मध्य की या उसके आसपास की ही कोई संख्या हो सकती है। सांख्यिकी माध्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य तथा स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य इसके अंतर्गत आते हैं। समांतर माध्य या माध्य यानी अरिथमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन, स्थिति संबंधी माध्य इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य का यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड। माध्य संपूर्ण समूह के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह तुलनात्मक अध्ययन को काफी सरल बनाता है। माध्य आंकड़ों का सरल व संक्षिप्त सारांश बताता है। इस प्रकार ये भावी योजनाओं के निर्माण और नीतियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। हम इस अध्याय में समांतर माध्य या माध्य, माध्यक तथा बहुलक का अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य या माध्य, अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को हम माध्य या औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य वह मान है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के योगफल को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे हम x बार से दर्शाते हैं। यदि हमारे पास x1, x2, x3 और x4 तथा इसी प्रकार n पद हो तो माध्य x बराबर होगा x1 जमा x2 जमा x3 जमा x4 जमा xn बटा n, जहां n पदों की कुल संख्या है। यहाँ x1 जमा x2 जमा x3 जमा x4 और इसी प्रकार जमा xn तक को हम सिग्मा x से भी प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है सभी पदों का योग। इसे हम सम्मेशन भी कहते हैं। समांतर माध्य निकालने की इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे यदि हमें इन आंकड़ों का
माध्य ज्ञात करना है तो हम इन सभी आंकड़ों को जोड़कर उन आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं। कक्षा 10 के किसी छात्र के 5 विषयों में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। यदि हमें इनका माध्य निकालना हो यानी x बार निकालना हो तो सूत्र के अनुसार माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा xi बटा n। अतः हमारे अंकों का माध्य x बार बराबर हुआ 55 जमा 50 जमा 70 जमा 60 जमा 65 बटा 5 बराबर हुआ 60। अर्थात अंक एवरेज मार्क्स 60 है। आइए अब हम कुछ ऐसे आंकड़ों का माध्य निकालते हैं जिनकी संख्या कुछ अधिक है। जैसे कि यदि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंकों का माध्य अंक यानी एवरेज मार्क्स ज्ञात करना हो तो इस विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने में कुछ अधिक समय लग सकता है। इसे आसानी से ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का सारणीकरण करते हैं। इन आंकड़ों को सारणी में रखने के लिए पहले कॉलम में आंकड़े x लिखते हैं, दूसरे कॉलम में इन आंकड़ों की बारंबारता f लिखते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी के 10 अंक हैं और एक विद्यार्थी के 20 अंक हैं। 3 विद्यार्थियों के 36 अंक हैं। इस प्रकार सभी आंकड़ों को उनकी बारंबारता के अनुसार लिखते हैं। तीसरे कॉलम में f को x से गुणा करके लिखते हैं। इसके बाद हम बारंबारता का जोड़ यानी सिग्मा f ज्ञात करते हैं। यहाँ सिग्मा f आया 30। इसके बाद हम f गुना x का जोड़ यानी सिग्मा fx ज्ञात करते हैं। यहाँ सिग्मा fx आया 1779। अब सूत्र के अनुसार माध्य x बराबर होगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी 1779 बटा 30 जो कि बराबर होगा 59.31। आओ मैं तुम्हें माध्य ज्ञात करने की एक और विधि समझाता हूं। इस विधि से माध्य निकालना सरल तो है ही, साथ ही आंकड़ों की संख्या और भी अधिक होने पर उपयोगी भी है। इसमें हम विभिन्न वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का उपयोग करते हैं और इस विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य x बार बराबर है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दिए गए उदाहरण में पहले कॉलम में क्रम से सभी वर्ग अंतराल लिखते हैं। दूसरे कॉलम में इन विशेष वर्गों के अंदर आने वाले आंकड़ों की बारंबारता लिखते हैं। तीसरे कॉलम में विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदु x लिखते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का योग करके 2 से भाग करते हैं। यहाँ पर पहले वर्ग की उच्च सीमा 25 तथा निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो मध्य बिंदु हुआ 10 जमा 25 बटा 2 यानी 17.51। इसी प्रकार
अन्य वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अब चौथे कॉलम में बारंबारता f को मध्य बिंदु x से गुणा करके लिखते हैं। इसके बाद हम बारंबारता का जोड़ यानी सिग्मा f ज्ञात करते हैं। यहाँ सिग्मा f आया 30। इसके बाद हम f गुना x का जोड़ यानी सिग्मा fx ज्ञात करते हैं। यानी सिग्मा fx आया 1860। माध्य x बार होगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी 1860 बटा 30। अतः माध्य x बार होगा 62। कई बार जब x तथा f के मान बहुत बड़े होते हैं तो उनको हल करना कठिन हो जाता है। अतः आसानी से हल करने के लिए हम एक और विधि का प्रयोग करते हैं जिसे लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इस विधि में मध्य बिंदु x ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का योग करके 2 से भाग करते हैं। दिए गए उदाहरण में पहले वर्ग की उच्च सीमा 25 है तथा निम्न वर्ग सीमा 10। तो मध्य बिंदु हुआ 10 जमा 25 बटा 2 यानी 17.5। इसी प्रकार अन्य सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। फिर x के किसी मान को कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन यानी a मान लेते हैं। अब प्रत्येक x का इस कल्पित माध्य से विचलन यानी डेविएशन अर्थात x की कल्पित माध्य से अंतर x घटा a ज्ञात करते हैं। इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। फिर f गुना d निकालकर सिग्मा fd यानी fd का जोड़ ज्ञात करते हैं और इन सभी का मान सूत्र में रखकर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है x बार बराबर a जमा सिग्मा fd बटा सिग्मा f। अब हम इस सारणी के पदों का माध्य कल्पित माध्य विधि की सहायता से निकालते हैं। इस विधि में भी माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु x ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का योग करके 2 से भाग देते हैं। दिए गए उदाहरण में पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा 25 तथा निम्न वर्ग सीमा 10 है। तो मध्य बिंदु होगा 25 जमा 10 बटा 2 यानी 35 बटा 2 जो आया 17.5। इसी प्रकार अन्य वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इसके बाद x के किसी मान को कल्पित माध्य यानी assumed मीन यानी a मान लेते हैं। परंतु सुविधा के लिए हम बीच वाले वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित माध्य लेते हैं और यदि बीच में 2 वर्ग अंतराल है तो हम उस वर्ग अंतराल को लेते हैं जिसकी बारंबारता अधिक होती है।
इस सारणी में बीच में 2 वर्ग अंतराल है, 40 से 55 तथा 55 से 70। इनमें से 40 से 55 वर्ग की बारंबारता अधिक है, अतः हम 40 से 55 वाले वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित माध्य लेते हैं, अर्थात a बराबर हुआ 47.5। अब हम प्रत्येक मध्य बिंदु का कल्पित माध्य से विचलन यानी दूरी d ज्ञात करेंगे, जो कि होगी x घटा 47.5। पहले वर्ग के लिए d का मान होगा 17.5 घटा 47.5 यानी घटा 30। दूसरे वर्ग के लिए d का मान होगा 32.5 घटा 47.5 बराबर घटा 15। तीसरे वर्ग के लिए d का मान होगा 47.5 घटा 47.5 बराबर 0। चौथे वर्ग के लिए d का मान होगा 62.5 घटा 47.5 बराबर 15। पांचवें वर्ग के लिए d का मान होगा 77.5 घटा 47.5 बराबर 30 तथा छठे वर्ग के लिए d का मान होगा 92.5 घटा 47.5 बराबर 45। इस प्रकार हम सभी मध्य बिंदुओं का कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं और अब प्रत्येक वर्ग के लिए f गुना d निकालते हैं तथा फिर इन सभी का योगफल यानी सिग्मा fd ज्ञात करते हैं, जो कि होगा 435। ये सभी मान सूत्र में रखने पर x बार बराबर होगा 47.5 जमा 435/30, जो कि बराबर होगा 47.5 जमा 14.5 बराबर 62। हमने इन दोनों विधियों से एक ही उदाहरण का माध्य निकाला और पाया कि दूसरी विधि से गणना करना पहली विधि से गणना करने की अपेक्षा काफी सरल है, क्योंकि दूसरी विधि में अपेक्षाकृत छोटी संख्याओं की गणना करते हैं। आइए अब हम एक और विधि सीखते हैं जिसमें गणना करना और अधिक आसान है। इस विधि में हम d कॉलम के प्रत्येक मान को वर्ग माप h से भाग करते हैं, जिसमें हमें u प्राप्त होता है। इसी उदाहरण में वर्ग माप है ऊपरी सीमा घटा निम्न सीमा, यानी 25 घटा 10 बराबर हुआ 15, तो h हुआ 15। d कॉलम के प्रत्येक मान को 15 से भाग देते हैं तथा पांचवें कॉलम u के अंतर्गत लिखते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के लिए f गुना u का मान ज्ञात करके सिग्मा fu ज्ञात करते हैं, जो कि होगा 29। यहाँ माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a जमा सिग्मा fu
बटा सिग्मा एफ गुना एच, जहां पर एच वर्ग माप यानी साइज है। सूत्र में मान रखने पर माध्य x बार बराबर होगा 47.5 जमा 29 बटा 30 गुना 15, यानी 47.5 जमा 14.5, जो कि बराबर होगा 62। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन तीनों विधियों से प्राप्त माध्य का मान 62 है। अतः हम किसी भी विधि के प्रयोग द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स, सिले सिलाए वस्त्र उद्योग और जूता उद्योग केंद्रीय प्रवृत्ति इस माप का प्रयोग काफी करते हैं। बहुलक की सहायता से ये उद्योग ये निर्णय लेते हैं कि किस अंक या माप का उत्पादन अधिक बड़ी संख्या में करना चाहिए। अवर्गीकृत आंकड़ों की संख्या यदि कम हो तो बहुलक केवल आंकड़ों के निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसमें सुविधा के लिए पहले आंकड़ों को बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम अथवा घटते हुए यानी अवरोही क्रम में लिखते हैं, और फिर जिस संख्या की आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उन आंकड़ों का बहुलक होता है। जैसे इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर 2-3 बार आता है, यानी 2 की आवृत्ति अधिकतम है, अतः बहुलक 2 होगा। यदि अधिकतम आवृत्ति वाले 2 आंकड़े हों तो उन आंकड़ों के 2 बहुलक जाते हैं। जैसे इसी श्रेणी में यदि 3 एक बार और आ जाए तो आरोही क्रम में श्रेणी होगी। यहाँ 2 व 3 दोनों 3-3 बार आ रहे हैं, अतः इस श्रेणी यानी सीक्वेंस के 2 बहुलक होंगे, 2 तथा 3। यदि किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उनके द्वारा गणित की परीक्षा में कुल प्राप्तांक 10 में से 5 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक यानी 9 है, तो इस सारणी का बहुलक हुआ 5। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक केवल निरीक्षण से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे हम केवल बहुलक वर्ग का पता लगा सकते हैं। अतः वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं तथा फिर विभिन्न मान को सूत्र में रखकर बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है बहुलक बराबर L जमा F1 घटा F0 बटा 2F1 घटा F0 घटा F2 गुना H, जहां पर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की
बारंबारता है। F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है तथा H वर्ग माप है। आओ इस उदाहरण की सहायता से बहुलक निकालते हैं। इस सारणी में 3 से 5 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः 3 से 5 वर्ग बहुलक वर्ग है। इस वर्ग की निम्न सीमा 3 है, अतः L बराबर है 3 तथा इस वर्ग की बारंबारता 8 है, अतः F1 बराबर है 8। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता है 7, अतः F0 बराबर है 7। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 2, अतः F2 बराबर है 2 तथा वर्ग माप बराबर होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, यानी 5 घटा 3 बराबर 2, अतः वर्ग माप H बराबर है 2। ये सभी मान सूत्र में रखने पर बहुलक बराबर होगा 3 जमा 8 घटा 7 बटा 2 गुणा 8 घटा 7 घटा 2 गुणा 2, अतः बहुलक बराबर होगा 3 जमा 1 बटा 16 घटा 9 गुणा 2, यानी 3 जमा 1 बटा 7 गुणा 2, जो कि बराबर होगा 3 जमा 0.286, अतः बहुलक बराबर होगा 3.286। इस सारणी को ध्यान से देखिए। यह वही सारणी है जिसका हमने पहले माध्य ज्ञात किया था और माध्य था 62। अब हम इसी सारणी का बहुलक ज्ञात करते हैं और हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है L जमा F1 घटा F0 बटा 2F1 घटा F0 घटा F2 गुणा H। इस सारणी में सबसे अधिक विद्यार्थी 40 से 55 वर्ग में आते हैं, अर्थात बहुलक वर्ग हुआ 40 से 55। इस वर्ग की निम्न सीमा है 40, अतः L बराबर है 40। इस वर्ग की बारंबारता है 7, अतः F1 बराबर है 7। इस वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है 3, अतः F0 बराबर है 3। इस वर्ग की वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 6, अतः F2 बराबर है 6। इस वर्ग की वर्ग माप बराबर है 55 घटा 40 बराबर है 15, अतः H बराबर 15। L, F1, F0, F2 व H के मान सूत्र में रखने पर आया 40 जमा 7 घटा 3 बटा 2 गुणा 7 घटा 3 घटा 6 गुणा 15, और इसे हल करने पर बहुलक का मान प्राप्त होता है 52, अतः बहुलक बराबर है 52। इस सारणी का बहुलक है 52 तथा माध्य हमने ज्ञात किया है 62। तो इसका अर्थ ये है कि अधिकतर छात्रों के अंक 52 हैं, जबकि छात्रों के औसत अंक 62 हैं। माध्यक यानी मीडियन। माध्यक
केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेषण का मान देता है। माध्यक यानी मीडियन अर्थात वह मान जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सभी मान माध्यक से कम तथा दूसरे भाग के सभी मान माध्यक से अधिक हों। इसको हम माध्यिका भी कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को बढ़ते यानी आरोही या घटते यानी अवरोही क्रम में लिखते हैं। माना आंकड़ों की संख्या बराबर है n के और यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है तो माध्यक होगा n जमा 1 बटा 2वां पद। और यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यक n बटा 2 वे पद का n बटा 2 जमा 1 वे पद का माध्यम होगा। अर्थात माध्यक बराबर होगा n बटा 2वां पद जमा n बटा 2 जमा 1 वां पद बटा 2। जैसे कि इन आंकड़ों की संख्या 9 है। इनका माध्यक ज्ञात करने के लिए इन्हें पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्योंकि आंकड़ों की संख्या विषम है अतः माध्यक होगा n जमा 1 बटा 2वां पद अर्थात n जमा 1 बटा 2 बराबर है 10 बटा 2 यानी 5वां पद और 5वां पद है 6। अतः माध्यक बराबर होगा 6 और यहाँ आंकड़ों की संख्या 10 है जो कि सम संख्या है। अतः माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले इन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्योंकि आंकड़ों की संख्या सम है अतः इन आंकड़ों का माध्यक होगा n बटा 2वां पद जमा n बटा 2 जमा 1वां पद बटा 2 यानी 10 बटा 2वां पद जमा 10 बटा 2 जमा 1 वां पद बटा 2 यानी 5वां पद जमा 6ठा पद बटा 2 और 5वां पद है 6 तथा 6वां पद है 7 यानी माध्यक बराबर होगा 6 जमा 7 बटा 2 जो बराबर है 6.5। अतः माध्यक बराबर है 6.5 के। आओ अब इस सारणी का माध्यक ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को आरोही अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर 6 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 अंक तक प्राप्त किए हैं। 25 अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 20 है। अब ऐसे छात्रों की संख्या जिनके प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम हैं, अर्थात 25 तक है, की संख्या होगी 6 जमा 20 जो कि बराबर है 26। अब ऐसे छात्र जिनके अंक 28 तक हैं
की संख्या होगी 26 जमा 24, जो कि बराबर है 50। ऐसे छात्र जिनके अंक 29 तक हैं की संख्या होगी 50 जमा 28, जो कि बराबर है 78 के। ऐसे छात्र जिनके अंक 33 तक हैं की संख्या होगी 78 जमा 15, जो कि बराबर है 93। 38 तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 93 जमा 4, जो कि बराबर है 97। 42 अंक तक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे 97 जमा 2, जो कि बराबर है 99। और 43 तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 99 जमा 1, जो कि बराबर है 100। इस प्रकार प्राप्त मान 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99 और 100 दी गई सारणी की संचयी बारंबारता कहलाते हैं। और इस सारणी को संचयी बारंबारता सारणी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब क्योंकि n बराबर 100 है, जो सम संख्या है, अतः माध्यिका होगी n/2 वां पद तथा n/2 जमा 1 वां पद का माध्य, यानी 100/2 वां पद जमा 100/2 जमा 1 वां पद बटा 2, यानी 50वां पद जमा 51वां पद बटा 2। और संचयी बारंबारता में 50वें छात्र के अंक हैं 28 तथा 51वें छात्र के अंक हैं 29। अतः माध्यक होगा 28 जमा 29 बटा 2, यानी 28.5। अब हम एक और उदाहरण की सहायता से माध्यक ज्ञात करते हैं। इन आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हम पहले इन आंकड़ों को क्रमानुसार अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। फिर संचयी बारंबारता का परिकलन करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए पहले पद की बारंबारता को दूसरे पद की बारंबारता में जोड़ते हैं। फिर उस बारंबारता में तीसरे पद की बारंबारता जोड़ते हैं। जैसे पहले पद की बारंबारता 22 है, अतः पहले पद की संचयी बारंबारता होगी 22। दूसरे पद के लिए संचयी बारंबारता होगी 22 जमा 27, जो कि बराबर है 49। तीसरे पद के लिए संचयी बारंबारता होगी 49 जमा 37, जो कि बराबर है 86। चौथे पद के लिए संचयी बारंबारता होगी 86 जमा 49, जो कि बराबर है 135। पांचवें पद के लिए संचयी बारंबारता होगी 35 जमा 58, जो कि बराबर है 193। इस प्रकार प्रत्येक पद के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। और यहाँ कुल बारंबारता n सम है अथवा विषम। इस आधार पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर n बराबर है 427, अर्थात विषम है। अतः माध्यक होगा
n जमा 1 बटा 2वां पद, यानी 427 जमा 1 बटा 2, जो कि बराबर होगा 428 बटा 2। अतः माध्यक होगा 214वां पद। और संचयी बारंबारता को देखने पर पाते हैं कि पद संख्या 6 की संचयी बारंबारता में ही 214 शामिल है, अर्थात माप 6 ही समूह को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः माध्यक बराबर होगा 6। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्रों को समझते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। मध्य का वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n बटा 2 से अधिक और उसके निकटतम है। इसके लिए पहले सभी बारंबारताओं का कुल योग n ज्ञात करते हैं, फिर उसका आधा करते हैं और क्रम के अनुसार ये देखते हैं कि ये मान संचयी बारंबारता में पहली बार कहां आया है, और इस संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। जैसे इस सारणी में n बराबर है 30, अतः n बटा 2 होगा 30 बटा 2, जो कि बराबर है 15 के, जो चौथे वर्ग में आता है। अर्थात माध्यक वर्ग हुआ 55 से 70 और माध्यक बराबर होता है L जमा H बटा F गुना N बटा 2 घटा C, जहां पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, H माध्यम वर्ग का माप है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता है, N सभी बारंबारताओं का कुल योग है। अर्थात कुल बारंबारता तथा C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। इस सारणी में माध्यक वर्ग है 55 से 70, अतः बराबर होगा 55। H यानी वर्ग माप है 15, माध्यक वर्ग की बारंबारता F है 6, सभी बारंबारताओं का कुल योग n है 30, तथा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C है 12। ये सभी मान माध्यक के सूत्र में रखने पर माध्यक बराबर होगा 55 जमा 15 बटा 6 गुना 30 बटा 2 घटा 12, और इसे हल करने पर आया 62.5। अतः माध्यक बराबर होगा 62.5। तो अब तक हमने माध्य, माध्यक तथा बहुलक के बारे में जाना। आओ अब हम इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं। माध्य, माध्यक तथा बहुलक आपस में एक सूत्र में जुड़े हैं, जो है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 गुना माध्य। आंकड़ों के समूह को सरल व रोचक तरीके से दिखाने का एक अच्छा माध्यम ग्राफ भी है, और माध्यक को हम ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हैं। यदि हम ऊपरी सीमा तथा उसकी संगत संचयी बारंबारता से
प्राप्त क्रमित युग्मों को ग्राफ पेपर पर अंकित करके इसे फ्री हैंड से मिलाएं तो ये फ्री हैंड वक्र ही संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाता है। ध्यान रहे कि ऊपरी सीमा को x अक्ष तथा संचयी बारंबारता को y अक्ष लेना है। संचयी बारंबारता वक्र को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, वर्ग की ऊपरी सीमा पर निर्धारित तथा दूसरा वर्ग की निम्न सीमा पर आधारित। अतः हमारा तोरण भी दो प्रकार का होता है। पहला से कम प्रकार का यानी लेस देन टाइप, दूसरा से अधिक प्रकार का यानी मोर देन टाइप। आइए इस सारणी को ध्यान से देखें। अब से कम यानी लेस देन टाइप का तोरण बनाने के लिए हम उस वर्ग की ऊपरी सीमा को लिखते हैं। जैसे 10 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। 20 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 जमा 5 है, जो कि बराबर है 7। इसी प्रकार 30 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 7 जमा 9, जो बराबर है 16। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 16 जमा 12, जो बराबर है 28। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 28 जमा 17, जो बराबर है 45 के। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 45 जमा 20, जो बराबर है 65। 70 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 65 जमा 15, जो बराबर है 80। 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 80 जमा 9, जो बराबर है 79। 90 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 89 जमा 7, जो बराबर है 96। तथा 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 96 जमा 4, जो बराबर है 100। इसका अर्थ यह हुआ कि से कम तोरण बनाना बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता लिखते हैं, फिर उसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के सामने लिखी संचयी बारंबारता ही उस विशेष वर्ग की ऊपरी सीमा से कम की बारंबारता है। से अधिक यानी मोर देन टाइप तोरण बनाने के लिए हम प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा को लिखते हैं। जैसे यहाँ 0 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 2 जमा 5 जमा 9 जमा 12 जमा 17 जमा 20 जमा 15 जमा 9 जमा 7 जमा 4, अर्थात 100। 10 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 100 घटा 2 बराबर 98, क्योंकि दो छात्रों के अंक 0 से 10 के बीच में है। 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 98 घटा 5,
जो कि बराबर है 93। क्योंकि 2 छात्रों के अंक 0 से 10 के बीच है तथा 5 छात्रों के अंक 10 से 20 के बीच है, इसी प्रकार हम प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्राप्त करते हैं। अब हम इस सारणी का तोरण खींचते हैं, परंतु तोरण खींचने से पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वर्ग अंतराल सतत अर्थात कंटिन्यूअस हो से कम यानी लेस देन टाइप सारणी का तोरण बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा को तथा y अक्ष पर संचयी बारंबारता को उचित स्केल में लिखते हैं। अब उच्च वर्ग सीमा तथा संगत संचयी बारंबारता को बिंदु x तथा y के रूप में ग्राफ पर अंकित करते हैं। फिर प्रत्येक बिंदु को फ्री हैंड से मिलाते हैं। इस प्रकार जो रेखा या वक्र प्राप्त होता है उसे से कम प्रकार यानी लेस देन टाइप का तोरण कहते हैं। और इस सारणी का से कम प्रकार यानी लेस देन टाइप का तोरण बनाने के लिए पहले सभी उच्च वर्ग सीमाओं को x अक्ष पर तथा संचयी बारंबारता को y अक्ष पर उचित स्केल में दर्शाते हैं। अब सभी वर्गों की उच्च वर्ग सीमा तथा संगत संचयी बारंबारता को बिंदु x, y लेकर ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। बिंदु हुए 10 और 2, 20 और 7, 30 और 16, 40 और 28, 50 और 45, 60 और 65, 70 और 80, 80 और 89, 90 और 96, 100 और 100। इन सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को फ्री हैंड से मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त वक्र का हम से कम प्रकार यानी लेस देन टाइप का तोरण कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी से अधिक यानी मोर देन टाइप सारणी का तोरण बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को तथा y अक्ष पर संचयी बारंबारता को उचित स्केल में लिखते हैं। अब निम्न वर्ग सीमा तथा संगत संचयी बारंबारता को बिंदु x, y लेकर ग्राफ पर अंकित करते हैं। फिर प्रत्येक बिंदु को फ्री हैंड से मिलाते हैं। इस प्रकार जो रेखा या वक्र प्राप्त होता है उसे से अधिक प्रकार यानी मोर देन टाइप का तोरण कहते हैं। इस सारणी का तोरण बनाने के लिए सभी निम्न वर्ग सीमाओं को x अक्ष पर तथा संचयी बारंबारता को y अक्ष पर उचित स्केल में लिखते हैं। अब सभी वर्गों की निम्न वर्ग सीमा तथा संगत संचयी बारंबारता को बिंदु x, y लेकर ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। ये बिंदु हुए 0 और 100, 10 और 98, 20 और 93, 30 और 84, 40 और 72, 50 और 55, 60 और 35, 70 और 20, 80 और 11,
90 और 4 इन सभी बिंदुओं को अंकित करते हैं। बिंदुओं को फ्री हैंड से मिलाते हैं। इसे हम से अधिक प्रकार का यानी मोर देन टाइप का तोरण कहते हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक तोरण की सहायता से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी y अक्ष पर n/2 अर्थात 100/2 जो बराबर है 50 की स्थिति को तोरण पर ज्ञात करते हैं। इस स्थिति के सापेक्ष x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करते हैं। x का ये मान मध्यिका होता है और यहाँ ये मान है 52.5। अतः मध्यिका बराबर है 52.5। तोरण की सहायता से मध्यिका को हम दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में हम दोनों प्रकार के तोरण लेस देन टाइप यानी से कम प्रकार तथा मोर देन टाइप यानी से अधिक प्रकार के तोरण को एक ही ग्राफ पर बनाते हैं तथा जिस बिंदु पर दोनों तोरण एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से x अक्ष लंब डालते हैं। ये लंब x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही मध्यिका होगी। अतः यहाँ मध्यिका होगी 52.5।